हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मंगल पांडे वाज द सिपाही ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेंट्री। मंगल पांडे जो है वो कौन से इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। ऑप्शंस आर 34th नेटिव इन्फेंट्री, 35th, 36th और 38th। सो द राइट आंसर इज ये बिलोंग करते थे 34th नेटिव इन्फेंट्री से। ए इज द राइट आंसर। डिटेल में हम बात कर लेते हैं। मंगल पांडे जो है वो सिपाही थे, मींस इन्फेंट्री मैन थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनके नाम पर जो है पोस्टेज स्टैंप भी जो है वो इशू किया था इनकी याद में। और इनके लाइफ और एक्शंस के ऊपर जहाँ पे इन्हें पोर्ट्रे किया गया है, बहुत सारी सिनेमैटिक प्रोडक्शंस भी बनी है। मीन्स मंगल पांडे के ऊपर जो है कुछ मूवीज भी बनी हुई है। Now move to the next question. Next question is, who among the following was the president of Indian National Congress session 1905? जो INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 905 था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शंस आर गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, राज बिहारी घोष और नन ऑफ देम। तो द राइट आंसर इज 1905 सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ए इज द राइट आंसर। हम बात कर लेते हैं इस सेशन की। ये जो सेशन है ये हुआ था बनारस में, और इसमें मेन पॉइंट क्या था कि यहाँ पे हुआ था फॉर्मल प्रोक्लामेशन हुआ था स्वदेशी मूवमेंट का अगेंस्ट गवर्नमेंट। स्वदेशी मूवमेंट आपको पता ही होगा किसके बाद आई थी, तो मेजर इवेंट्स आपको पता होनी चाहिए, उनकी क्रोनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये हुआ था बंगाल पार्टीशन हुआ था अक्टूबर 1905 में। उसी के बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट चला था। फॉर्मल वे में इसे जो है प्रोक्लेम किया गया था कांग्रेस के सेशन में 1905 सेशन में। ओके, आपको पता ही है कांग्रेस के सेशन जो है ईयर के लास्ट में होते थे, मोस्टली दिसंबर में ही होते थे। सो दिसंबर में जो है फॉर्मल प्रोक्लामेशन हुई थी स्वदेशी मूवमेंट की अगेंस्ट गवर्नमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, the idea of Indian National Army was first conceived by। Indian National Army का आइडिया सबसे पहले किसके द्वारा कंसीव किया गया था। ऑप्शंस आर मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और नन ऑफ देम। सो द राइट आंसर इज इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया कंसीव किया गया था मोहन सिंह के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। कब किया गया था, ये कंसीव किया गया था 1942 में। ओके, now move to the next question. Next question is, who among the following had set up Fort William College? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो किसके द्वारा सेटअप किया गया था। ऑप्शंस आर लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हार्डिंग और नन ऑफ देम। सो द राइट आंसर इज, इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। उनका उद्देश्य क्या था ये कॉलेज बनाने का, वो भी हम देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये एक ओरिएंटलिस्ट ट्रेनिंग सेंटर था, जिसे सेटअप किया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कब किया गया था, 1800 में किया गया था, विद इन द फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव था इसका टू इफेक्ट मोरल एंड इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड यूरोपियन सिविल सर्वेंट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, who among the following was the founder of पागलपंथी। पागलपंथी क्या थी, पागलपंथी जो है ये एक सेमी रिलीजियस सेक्ट था बंगाल का। तो आपसे पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसके फाउंडर कौन थे। ऑप्शंस आर हाजी शरीयत अला, करम शाह और गोमधर कुनवर और नन ऑफ देम। सो द राइट आंसर इज, इसके जो है फाउंडर थे करम शाह। बी इज द राइट आंसर। ओके, सेम ही थिंग मेंशन है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में कि करम शाह ने जो है इसे फाउंड किया था। ये एक सेमी रिलीजियस सेक्ट था बंगाल में, ये सेक्ट था। ओके, पागलपन सेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड वाज। पहले भारतीय जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। ऑप्शंस आर सत्यजीत रे, ए आर रहमान, गुलजार और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं है जिन्हें फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड मिला था। फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड जिन्हें मिला था वो है भानु अथैया। भानु अथैया जो है वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था। इन्हें ये ऑस्कर अवार्ड किस लिए मिला था, इन्हें अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन
for her work in Gandhi 1982 फिल्म। 1982 की फिल्म थी गांधी, जिसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे, उसी के लिए इन्हें ये ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है भानु अथैया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, सही बतानी है आपको अबाउट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है ही रोट आर्यभट्टयम इन विच द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स वर मेंशन्ड। इन्होंने आर्यभट्टयम नाम की पुस्तक लिखी थी जिसमें मेंशन थे एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट और मैथमेटिक्स के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट स्टडीड इन खगोल, उन्होंने खगोल में पढ़ाई की थी। ये एक फेमस एस्ट्रोनॉमिकल लैब थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा में। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है द कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड इन हिज एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट आर नेविगेशन, टाइड एंड स्टार, एक्यूरेसी ऑफ कैलेंडर्स, क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इन्होंने डिस्कवर किया था जीरो को, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑल ऑफ द अबव, सभी 1 2 3 एंड 4, डी इज द राइट आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं। आर्यभट्टयम जो है ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी 499 एडी में। इसमें ये जो है किसके रिगार्डिंग है, आर्यभट्टयम। आर्यभट्टयम है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। ओके, एंड द बुक हैज 4 सेक्शन। इस बुक में 4 सेक्शन है, वो है डिनोशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। ओके, उस टाइम में जो एस्ट्रोनॉमी थी उसे खगोल शास्त्र बोलते थे। और आर्यभट्टयम ने जो है, आर्यभट्ट ने जो है स्टडी किया था फेमस एस्ट्रोनॉमिकल लैब खगोल में जो नालंदा में है, वहां पे उन्होंने इसकी स्टडी की थी। तो सेकंड स्टेटमेंट इसी के रिगार्डिंग थी, तो वो भी सही थी। नेक्स्ट जो एम था उनका एस्ट्रोनॉमी पढ़ने का, वो था टू गेट एक्यूरेसी ऑफ कैलेंडर, नेविगेशन, टू नो द रेनफॉल पैटर्न एंड क्लाइमेट, एंड टू लुक एट होरोस्कोप, टू हैव द नॉलेज अबाउट द स्टार्स इन द टाइड्स। ओके, और इस बुक में जो है ही स्टेटेड दैट कि अर्थ जो है वो राउंड होती है और वो रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पर। उसके साथ साथ उन्होंने डिस्कवर किया था जीरो को और the area of triangle. Now move to the next question. Next question is होशंगाबाद is situated on the bank of river. होशंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शंस आर गोदावरी, नर्मदा, मूसी और महानंदा, सॉरी महानदी। ओके, कौन सी रिवर के किनारे पर आता है होशंगाबाद? गोदावरी, नर्मदा, मूसी और महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है नर्मदा रिवर के किनारे पर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं होशंगाबाद जो है ये सिटी है, मध्य प्रदेश में आती है। और सिटी जो है लाइज जस्ट साउथ ऑफ विंध्यास रेंज, विंध्या रेंज के साउथ में आती है, ऑन द साउथ बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। यहाँ पे रिवर जो है ज्वाइन की जाती है बाय तावा रिवर। तावा रिवर जो है नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये नर्मदा रिवर में मिल जाती है, वो यहीं पे मिलती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेंचुरीज दी हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेंशन है। फर्स्ट है पेरियार, दाचिंगम, सरिस्का और कान्हा। और आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लोकेशन ऑफ द अबव सेंचुरीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आपको यहाँ भी केयरफुल रहना है, नॉर्थ टू साउथ पूछा गया है या साउथ टू नॉर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ पूछा गया है। सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे ज्यादा साउथ में कौन सी आती है, देन उसके बाद आपको ये इसी ऑर्डर में लगाना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरियार की। पेरियार का आपको पता ही होगा, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये रिवर भी है और एक फेमस पर्सनैलिटी भी है। और ये केरला से बिलोंग करते हैं। केरला में रिवर भी है पेरियार नाम से और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये आप सभी को मोस्टली पता ही होगा। देन दाचिंगम आता है जम्मू एंड कश्मीर में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है राजस्थान में। कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है मध्य प्रदेश में। तो अब आप इसका ऑर्डर लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, पेरियार आएगा। पेरियार केरला में आता है, सबसे साउथ में आता है, तो फर्स्ट। देन उसके बाद क्या आएगा, मध्य प्रदेश 4, एंड देन राजस्थान सरिस्का 3, एंड देन जम्मू एंड कश्मीर दाचिंगम 2।
ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 3 एंड 2, सी इज द राइट आंसर। अब हम इन सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरियार नेशनल पार्क की। ये पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है नियर टिकेडी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इडुक्की। इडुक्की, कोटायम एंड पथनामथी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी, आई थिंक ये है पथनामथिथा। ये जगह जो है केरला में आती है, केरला की डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, केरला, इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे दाचिंगम नेशनल पार्क की। ये लोकेटेड है 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में ये आता है। देन सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है जो लोकेटेड है अलवर डिस्ट्रिक्ट में इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, इंडिया। ओके, कान्हा नेशनल पार्क, इसे कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये वास्ट एक्सपेंस है ग्रासलैंड का और फॉरेस्ट का। ये सेंट्रल इंडिया में आता है, मध्य प्रदेश स्टेट में ये आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोजिट वोल्केनिक कॉन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटा कॉन बिकॉज ऑफ द, किस वजह से कंपोजिट वोल्केनिक कॉन को स्ट्रेटा कॉन भी बोला जाता है, वो किस वजह से बोला जाता है? फर्स्ट है ऑल्टरनेटिंग शीट ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल। सेकेंड ऑप्शन है बिल्ट बाय मैनी लेयर, ये बना होता है बहुत सारी लेयर्स से। एंड देन कैटास्लेस्मिक इरप्शन से ये बनता है, या फिर इरप्शन ऑफ लावा फ्लो फ्रॉम अ फिशर, फिशर से इरप्शन होता है लावा का, इस वजह से इसे बोला जाता है स्ट्रेटा कॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंपोजिट वोल्केनिक कोन को स्ट्रेटा कोन क्यों बोला जाता है? ये बोला जाता है क्योंकि बनता है मैनी लेयर से। ओके, बहुत सारी लेयर से बनता है और उन मैनी लेयर्स को स्ट्रेटा भी बोलते हैं, और वहीं से आया है स्ट्रेटा कोन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, स्ट्रेटो वोल्केनो को कंपोजिट वोल्केनो भी बोलते हैं। ये एक कॉनिकल वोल्केनो होता है जो बना होता है बिल्ट अप ऑफ मैनी लेयर्स, और मैनी लेयर्स से बना होता है, उसे स्ट्रेटा भी बोलते हैं। दैट्स वाई इसे स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोला जाता है। ओके, बिल्ट अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ हार्डेंड लावा एंड टेफ्रा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is Llanos is the name of tropical grassland in, Llanos जो है वो एक tropical grassland है। ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में आते हैं, एशिया में आते हैं, साउथ अमेरिका में आते हैं, या फिर नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लानोस जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जो पाया जाता है साउथ अमेरिका में। सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। लानोस का मतलब क्या होता है? लानोस का मतलब होता है वहां की लोकल लैंग्वेज में प्लेन्स। ओके, ये वास्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड प्लेन एरिया होता है जो सिचुएटेड है टू द ईस्ट ऑफ एंडीज। एंडीज माउंटेन आप सभी को पता ही होंगे, जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, काफी फेमस है एंडीज माउंटेन भी। ओके, तो ये एंडीज माउंटेन के ईस्ट में आता है, कोलंबिया और वेनेजुएला में मिलता है, एंड इन नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में ये पाए जाते हैं। और ये जो है इको रीजन है ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवानाज एंड शबलैंड बायोम का। ओके, तो कहाँ पाए जाते हैं लाइनोज? लाइनोज का वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज में उन्हें प्लेन बोला जाता है। ये वास्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड प्लेन है जो सिचुएटेड है एंडीज माउंटेन के ईस्ट में ये आते हैं, कोलंबिया और वेनेजुएला में ये पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ से हम और जो फेमस ग्रासलैंड है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। फेमस ग्रासलैंड वो है स्टैपीज, प्रेरीज, वेल्ड एंड डाउन। आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टैपीज कहाँ का है, प्रेरीज कहाँ का ग्रासलैंड है, वेल्ड कहाँ का है, डाउन कहाँ का है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ओके, now move to the next question. Next question is table tennis is the national game of which country? Table tennis किस देश का राष्ट्रीय खेल है? Options are Scotland, Russia, China और Australia. So the right answer is ये national game है चाइना का। C is the right answer. ये de facto national game है, de facto मीन्स ऐसा नहीं है कि कंट्री ने जो वहाँ के गवर्नमेंट है उन्होंने इसे जो है लीगल स्टेटस दिया है, ऐसा नहीं है, बट डी फैक्टो ये जो है नेशनल गेम है चाइना का, टेबल टेनिस। सिमिलरली
सिमिलरली हॉकी जो है वो इंडिया का डिफेक्टो नेशनल गेम है, डिफेक्टो नेशनल गेम। इसे कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है, मीन्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है कि ये नेशनल गेम है, बट इसे कंसिडर्ड किया जाता है नेशनल गेम ऑफ इंडिया। सिमिलरली टेबल टेनिस को चाइना का नेशनल गेम कंसिडर्ड किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरगासो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सरगासो सागर की विशेषता क्या है? यहाँ उनका पानी जो है वो बहुत ठंडा होता है, वेरी कोल्ड वाटर, या फिर वेरी वार्म वाटर होता है, हाईली सेलाइन वाटर होता है, या फिर टिपिकल मैराइन वेजिटेशन होती है यहाँ की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरगासो सी जो है यहाँ पे टिपिकल मैराइन वेजिटेशन होती है। डी इज द राइट आंसर। ओके, डिटेल में हम बात कर लेते हैं। जो रीजन है, द रीजन ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द गल्फ स्ट्रीम सिस्टम, ये रीजन जो है ये कन्वर्जेंस होता है सरफेस वाटर का एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लोटिंग सरगाजम। वहीं से इसका नाम भी आया है, सरगाजम से ही इसको सरगासो सी भी बोलते हैं, और जो सरगाजम है इसे गल्फ वीड भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो हमने अभी अपनी बात की है गल्फ वीड की और सरगासन की, उसे ही टिपिकल मैराइन वेजिटेशन बोला गया है। सो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा सरगासो सी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है तो वो है यहाँ की टिपिकल मैराइन वेजिटेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एब्रीविएशन पूछी गई है, सैबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। सैबी स्टैंड फॉर, options are Stock Exchange Board of India, Security and Exchange Bank of India, Survey of Essential Business in India और Security and Exchange Board of India। So the बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और इसका सही आंसर है Security and Exchange Board of India। D is the right answer। Now move to the next question. Next question is, which method is technically the best measure of the growth of country? कौन सा मेथड बेस्ट मेजर होता है ग्रोथ मेजर करने के लिए कंट्री की? बेस्ट मेथड आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो द राइट आंसर इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो टेक्निकली बेस्ट मेजर होता है ग्रोथ मेजर करने के लिए कंट्री की। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, द बेस्ट मेजर ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है कवर करता है सभी नेशनल्स को कंट्री के, और उसके साथ साथ जो है इज ऑल्सो अ नेट इंक्रीज आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। इसे जो है प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। एनएनपी हम क्या एनएनपी में क्या क्या आता है? एनएनपी जो है वो कंप्लीट होता है, उसमें जीडीपी आती है, जीडीपी के साथ साथ उसमें एड ऑन हो जाती है इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस होता है डेप्रिसिएशन, तो उसे बोला जाएगा नेट नेशनल इनकम। ओके, जीडीपी क्या होती है ये आप सभी को पता ही होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी में जो भी इंडिया की टेरिटरी में कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो आता है जीडीपी में। ओके, और जो आउटसाइड में प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आएगा इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, एंड उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तभी आ जाएगा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आर पार्ट ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया? भारत के कोर उद्योग का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन कौन है? फर्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्या टेक्सटाइल कोर इंडस्ट्रीज में आती है? नेचुरल गैस, सीमेंट, रिफाइनरी प्रोडक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज में यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चंस पूछा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कोर इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल नहीं आती हैं, इसमें नेचुरल गैस आता है, सीमेंट आता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं हमारी, तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी है वो। 8 कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जैसा कि मैंने आपसे बात की है कि यूपीएससी में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं? एक बार पूछा गया था कि इनमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा करता है,
तो आपको ये भी देख लेना है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, उसके बाद कौन करता है। एक बार असेंडिंग ऑर्डर भी पूछा गया है। ओके, तो आपको इन सबकी कंट्रीब्यूशन देखनी है कि कौन सा कितना परसेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ये भी आपका टास्क है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियो पाठशाला इज स्टार्टेड बाय विच इंडियन स्टेट। रेडियो पाठशाला जो है वो किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शंस आर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। सो द राइट आंसर इज ये स्टार्ट किया गया है ओडिशा के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो है स्टार्ट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्लासेस जो है किसके लिए होंगी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होंगी जो क्लास 1 से 8 क्लास में है। ओके, एंड ये जो स्टूडेंट है कैन ऑल्सो गेट द ऑडियो प्रोग्राम। उन्हें ये ऑडियो प्रोग्राम अवेलेबल मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के दीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिलेशन टू एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया इनविजिबल डिनोट। इनविजिबल क्या डिनोट करते हैं। ऑप्शंस आर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, ट्रेड इन सर्विसेज और रोल ऑफ आरबीआई इन रेगुलेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनविजिबल डिनोट करता है ट्रेड इन सर्विसेज। सी इज द राइट आंसर। जो इनविजिबल कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो डिनोट करता है ट्रेड इन सर्विसेज को, और जो विजिबल कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो डिनोट करता है ट्रेड इन गुड्स को। ओके, ट्रेड इन गुड्स मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 163 डील विद। आर्टिकल 163 जो है वो किसके साथ डील करता है। ऑप्शंस आर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, other provisions as to the minister, conduct of business of the governor of state or none of these। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 163 ये डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू ईड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी ड्यूटी होती है ईड और एडवाइस करना टू द गवर्नर। ओके, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 163 डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ईड एंड एडवाइस टू द गवर्नर, एंड आर्टिकल 164 डील करता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। आर्टिकल 166 डील करता है विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ओके, आप मुझे बताएंगे आर्टिकल नंबर 74 जो है वो किसके साथ डील करता है। आर्टिकल नंबर 74 ये सिमिलर है विद आर्टिकल नंबर 163। जो आर्टिकल 163 है वो स्टेट के लिए है, स्टेट के रिगार्डिंग है, और 74 सेंटर के रिगार्डिंग है। ओके, तो 74 आर्टिकल में क्या है, 74 आर्टिकल डील करता है विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is what is the required quorum for transaction of government business in case of a state legislature। State legislature के केस में required quorum कितना होता है for transaction of government business। Options are 10 members होने compulsory हैं। quorum का मतलब क्या है, quorum का मतलब है कि minimum कितने सदस्य होने चाहिए। ओके, 10 members होना चाहिए या फिर 1/10 of the total member of the house और greater value among both A and B और बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इन दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा वो इसका सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं जो कोरम होता है, कोरम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो या तो वो 10 मेंबर होंगे या फिर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस होगा, जो भी इनमें से ज्यादा होगा। ओके, वो कोरम कंसिडर्ड किया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which of the following is not a feature of Constitution of India। इनमें से कौन सा जो है Constitution of India का फीचर नहीं है। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तो बिल्कुल ये तो है फीचर। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, देन हाई कोर्ट्स होती हैं, एंड देन सुप्रीम कोर्ट आता है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए डिफरेंट कोर्ट है और सेंटर के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। देन ड्यूअल सिटीजनशिप, यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है। ओके, तो ये फीचर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अलग नागरिकता मिलेगी और कंट्री के लिए अलग, जैसे यूएस में है।
बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। तो द राइट आंसर इज बी। Indian Constitution, unlike the Constitution of USA, which provide for dual citizenship, provides single citizenship for every citizen of the country. Okay. Now move to the next question. Next question is, which of the following does not form a part of major principle as the basis of reorganization of state laid down by Faisal Ali Commission? फैजल अली कमीशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है जो उनके प्रिंसिपल थे जिसके बेसिस पे उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया था? ओके, वो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मेजर प्रिंसिपल as the basis of reorganization of state laid down by Faisal Ali Commission? First है preserving the unitary and federal feature of our constitution, second है preserving the security and unity of the country, and third है linguistic and cultural homogeneity. तो ये जो है ये मेजर प्रिंसिपल थे, प्रिजर्व करना था सिक्योरिटी और यूनिटी को कंट्री की, और लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजिनिटी। और यहाँ पे पूछा है नॉट फॉर्म, कौन से पार्ट नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वन ओनली। ओके, प्रिजर्विंग द यूनिटरी एंड फेडरल फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका पार्ट नहीं था। सो ए इज राइट आंसर। इसके जो है 4 मेजर प्रिंसिपल थे जो लेड डाउन किए गए थे फैजल अली कमीशन के द्वारा फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और वो 4 मेजर प्रिंसिपल कौन कौन से थे? वो थे प्रिजर्विंग एंड स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, linguistic and cultural homogeneity, और scope for successful working of plans of development. Now move to the next question. Next question is, under the constitution article 34 deal with, article 34 जो है वो किसके साथ डील करता है? फर्स्ट है मार्शल लॉ, आर्म फोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और प्यूनिटिव डिटेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 34 डील करता है मार्शल लॉ के रिगार्डिंग। ओके, बाकी आप मुझे बताएंगे ये सब जो है कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रिगार्डिंग और प्यूनिटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग। चलो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मैं आपको बता देती हूँ, ये आता है आर्टिकल नंबर 32 में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? Options are to separate the judiciary from executive, to promote internal peace and security, to secure for all citizens a uniform civil code, and to organize village panchayat and giving them necessary powers. ओके, इनमें से कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है? आपको पता ही होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो है सोशलिस्ट, देन लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल और गांधीयन प्रिंसिपल। ओके, इसमें से ये तीनों जो है ये जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आते हैं। सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, टू प्रमोट इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तीनों जो है पार्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो हो जाएगा टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड गिविंग दैम नेसेसरी पावर्स। ओके, ये जो है ये आता है गांधीयन प्रिंसिपल में, गांधीयन प्रिंसिपल। ओके, यहाँ पे नंबरिंग जो है वो गलत है, ये 74th क्वेश्चन है। ओके, 74th क्वेश्चन है ये। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये मेंशन है आर्टिकल 40 में, जो पार्ट है गांधीयन प्रिंसिपल का। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर नॉट इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन? इनमें से कौन से रिकमेंडेशन जो है वो नहीं है जम्मू कश्मीर ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन में? फर्स्ट है नो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, कोई रोल नहीं होगा इलेक्शन कमीशन का। नो ऑल इंडिया सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर, कोई ऑल इंडिया सर्विस नहीं होगी जम्मू कश्मीर में।
नो स्पेशल प्रोविजन फॉर SC एंड ST और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है जम्मू कश्मीर ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन में, क्योंकि अभी जो है जम्मू कश्मीर के लिए कोई ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन नहीं है। आपको पता ही है आर्टिकल 370 को जो है वो रिवोक कर दिया गया है, इसे रिमूव कर दिया गया है। आर्टिकल 370 के अंडर ही ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन जो है वो दिया गया था जम्मू कश्मीर के पीपल को, बट अब जो है ये रिवोक कर दिया गया है, तो यहाँ पे अभी कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है। ओके, ऑल ऑफ द अबव, इसीलिए यहाँ पे कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब रिवोक किया गया था? इसे रिवोक किया गया था ऑन 5 अगस्त 2019 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवोक किया था स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था जम्मू कश्मीर को, और जो वहाँ पे लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई थी वो सब जो है रिवोक कर दिया गया था। और जो आपको पता ही है आर्टिकल 370 के अंडर ये दिया गया था, आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया था इन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर। ओके, पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।